हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम मेथड। अगर आप मेरे कंप्लीट लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स मिलेंगी। वहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल। इस ग्रुप को ज्वाइन करो। यहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। अगर आपको पीडीएफ के रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां से आप पूछ सकते हो। इनकम मेथड, इनकम मेथड को हम फैक्टर अर्निंग मेथड भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी कहते हैं। ये सभी नाम आपको पता होने चाहिए। नाउ इनकम मेथड नेशनल इनकम को किस तरह से कैलकुलेट करता है? बाय एडिंग अप ऑल द इनकम्स जनरेटेड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास जो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये जब प्रोडक्शन करते हैं, वहां से जो इनकम जनरेट होती है, इसको हम कहते हैं फैक्टरल इनकम। नेशनल इनकम क्या करता है? इस फैक्टरल इनकम को प्लस करता है। और यहां पे ये देखा जाता है, जो ये फैक्टरल इनकम जनरेट हुई है, आइदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हुई है या नहीं हुई है। हम सिर्फ वो इनकम कंसिडर करते हैं जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री अर्न हुई है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। उसके बाद इन सिंपल टर्म्स अगर हम देखेंगे, हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा, वैल्यू एडेड मेथड, जहां पे हमने प्रोडक्शन की बात की, कितनी प्रोडक्शन हुई। फिर हम आगे पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड, वहां पे हम देखेंगे कितना हमने खर्चा किया। और इस मेथड में, यानी इनकम मेथड में, हम ये देखेंगे जो एक इकोनॉमी है, एक कंट्री है, वहां के लोगों ने कितना अर्न किया। इस तरह से हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय समिंग द थ्री प्राइमरी टाइप्स ऑफ फैक्टरल इनकम। अब फैक्टरल इनकम को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। पहला हमारे पास है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। यहां पे मैं एक चीज आपको बताऊं, कभी कभार एग्जामिनेशन में यह पूछा जाता है, आपके पास डेटा गिवन होगा या इनमें से कोई भी आपके पास गिवन होगा, यह पूछा जाएगा कि यह किसका पार्ट है। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, मैं आपको पूछूंगा ये किसका पार्ट है, आपने बोलना है सर ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट है। पेमेंट्स इन काइंड किसका पार्ट है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये भी इसी का है। पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये भी किसका पार्ट है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? पहला, it refers to cash paid or transferred to the salary account of employees by the employer। जब आप कहीं पे काम करते हो, आपको जो सैलरी कैश के अंदर मिलती है, आपकी सैलरी 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, जो भी सैलरी है, जो एम्प्लॉयर है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है 10,000 रुपए, तो वो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। एंड ये सारा इंक्लूड किसके अंदर होगा? नेशनल इनकम, जब हम कैलकुलेट करेंगे। फिर पेमेंट्स इन काइंड। अब आपको वो जो एम्प्लॉयर है वो कहता है, अगर आप हमारे साथ काम करोगे, आपकी सैलरी होगी 10K, प्लस आपकी जो एकोमोडेशन है वो फ्री है, यानी रहना खाना आपका फ्री है। अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो ये जो रहना वगैरह है ये फ्री नहीं है। जो एम्प्लॉयर है उसने इसको सैलरी के अंदर ही इंक्लूड किया है, यानी आपकी सैलरी है 10,000 प्लस दिस, तो इसको भी हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं।
and this is also a part of compensation of employees. Employers contribution to social security, it refers to such payments as provident fund contribution by the employer. जैसे आपने देखा होगा, जो एम्प्लॉयर है वो पेमेंट करते हैं किसके अंदर, प्रोविडेंट फंड में, जो उनको फ्यूचर में फिर बेनिफिट देता है। तो ये भी किसका पार्ट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर है पेंशन ऑन रिटायरमेंट, टू बी स्पेसिफिक इट डज नॉट रेफर टू ओल्ड एज पेंशन। अगर हम यहां पे देखेंगे, जो ओल्ड एज पेंशन है वो आती है ट्रांसफर पेमेंट। पेंशन ऑन रिटायरमेंट, इसमें भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इसको भी ट्रांसफर पेमेंट मानते हैं, लेकिन कुछ इसको इस तरह से मानते हैं कि इट ओनली रेफर्स टू पेंशन पेमेंट्स एज अ पार्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पहले ही हो जाता है कि जब हम रिटायर हो जाएंगे, जब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ कोई एग्रीमेंट करता है तो रिटायरमेंट के बाद आपको इतनी पेंशन मिलेगी। यानी वो जो बाद में सर्विसेज तो प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन जो उसने ऑलरेडी सर्विसेज प्रोवाइड की होती हैं उन्हीं का रिटर्न उसको बाद में भी मिलता है। इसलिए पेंशन ऑन रिटायरमेंट्स को भी हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करते हैं, एंड दिस इज पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या है, इट रेफर्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो इनकम आपको प्रॉपर्टी या एंटरप्रेन्योरशिप से मिलती है, इसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब इसमें आता है रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्या याद यहां पे रखना है, सबसे पहले ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, रेंट एंड रॉयल्टी आता है, इंटरेस्ट आता है एंड प्रॉफिट आता है। अब रेंट, इनकम अर्न्ड बाय ओनर ऑफ लैंड या नेचुरल रिसोर्सेज से जो आपको इनकम मिलती है, ये आती है रेंट के अंदर। रॉयल्टी, इनकम अर्न्ड बाय allowing others to use an asset such as a patent, trademark, invention or copyright। आपकी कोई इन्वेंशन यूज करता है, उसके बदले में आपको पैसे देता है, या ट्रेडमार्क, आपका कोई लोगो है, आप बहुत फेमस हो, आपके थ्रू वो चीजें बेचता है आपके ब्रांड नेम के अंदर, तो उसके आप उससे चार्जेस लेते हो, वो भी आता है रॉयल्टी के अंदर। एंड ये दोनों आते हैं रॉयल्टी एंड रेंट, ये किसके पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस। फिर है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज द इनकम अर्न्ड फ्रॉम लैंडिंग कैपिटल। आप एक हाउस होल्ड हो, आपने मशीनरी या कोई दूसरा फिजिकल कैपिटल प्रोड्यूसर को दिया, वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। फिर हमारे पास है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द इनकम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। जो प्रॉफिट है ये किसकी इनकम है, एंटरप्रेन्योर की। यानी एंटरप्रेन्योर जो कंट्रीब्यूशन करता है प्रोडक्शन के अंदर, वो ऑर्गेनाइज करता है बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, वो रिस्क उठाता है यानी पैसे लगाता है। अब ये डेफिनेट नहीं है कि हर एक बिजनेस में प्रॉफिट हो, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब जो रिस्क उठाता है उसके बदले में जो रिटर्न उसको मिलता है, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को हम तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड क्या है, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर। एक कंपनी है, इस कंपनी में ए का 50% शेयर है, फिर दूसरा है बी, इसका 30% शेयर है, तीसरा है इसका 20% शेयर है। अब जो भी प्रॉफिट होगा वो इन तीनों में डिवाइड होगा, तो उस प्रॉफिट को हम कहते हैं डिविडेंड। अब एक कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ प्रॉफिट टैक्स। अब जो प्रॉफिट यहां से निकलता है, इस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है, वो आता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स में। फिर है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट अर्न हुआ, कुछ प्रॉफिट तो आपने इन शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड कर दिया, कुछ आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, एंड कुछ प्रॉफिट आपने बचा के रखा। आगे कहीं पे अचानक आपको कोई जरूरत पड़ने वाली है, उसके लिए आप इस प्रॉफिट को
इस्तेमाल करोगे, यानी ये वाला जो प्रॉफिट का पोर्शन है आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इसको हम कॉर्पोरेट सेविंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। फिर हमारे पास है मिक्स्ड इनकम। अब हो सकता है आप एज ए प्रोड्यूसर, आपके पास अपनी लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, आपको रेंट भी मिलेगा, वेजेस भी मिलेगा, इंटरेस्ट प्रॉफिट सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक साथ मिलेगा, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए इस सब को हम लेते हैं मिक्स्ड इनकम में। मिक्स्ड इनकम क्या है? अगर एक पर्सन है, उसको सब कुछ अपना है, वहां से जो इनकम जनरेट होगी, इसको हम सेपरेट नहीं मानेंगे बल्कि एक मिक्स्ड इनकम मानेंगे। तो ये हैं थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम जब हम इनकम मेथड से कैलकुलेट करते हैं। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम, हमारे पास है मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, प्लस होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, प्लस होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आती है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, कंपनसेशन इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसके अंदर आती है बेसिक पे, डियरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट वगैरह वगैरह। फिर है फ्री हाउसिंग, यानी कि काइंड में आपको दी जा रही है, मेडिकल फैसिलिटीज, फ्री यूनिफॉर्म, फूड, एजुकेशन वगैरह। फिर हमारे पास जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, प्रोविडेंट फंड है, लाइफ इंश्योरेंस है, कैजुअलिटी इंश्योरेंस है, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये इसके कंपोनेंट है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड कॉर्पोरेशन सेविंग, इसी को हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब ये जो सारा हमने पढ़ा, ये इनको जब हम प्लस करते हैं, हमारे पास आता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि हमारे पास इस वक्त फैक्टरल इनकम है, इसलिए फैक्टर कॉस्ट। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब हमें क्या चाहिए? एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट, यही हमारे पास नेशनल इनकम होती है। तो एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट को एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए डोमेस्टिक को हमें चेंज करना पड़ेगा नेशनल के लिए। इसके लिए हम करते हैं प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमारे पास क्या बनता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस बनेगा ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो हमारे पास आ जाएगा एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज नेशनल इनकम। अच्छा, ये तो हो गया मैथड। अब हम यहां पे देखेंगे प्रिकॉशंस रिगार्डिंग टू इनकम मेथड, ये भी एग्जामिनेशन में भर भर के पूछे जाते हैं। पहला आपने क्या देखना है? ओनली पेमेंट्स मेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप आर काउंटेड। सबसे पहले आपको दिमाग के अंदर एक चीज रखनी है, मैं सिर्फ वही पेमेंट कंसिडर करूंगा जहां पे इन चार में से किसी एक ने या सब ने कोई सर्विस प्रोवाइड की है। कहीं पे कोई लेबर की सर्विस है, लेबर के अंदर डॉक्टर भी आएगा, टीचर भी आएगा, इंजीनियर भी आएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर भी आएगा, सभी आएंगे। लैंड के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल के अंदर बिल्डिंग वगैरह, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आएगा बिजनेसमैन जो इन सभी को मैनेज करता है। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे ट्रांसफर अर्निंग। ट्रांसफर अर्निंग जैसे ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे क्या हैं? ट्रांसफर अर्निंग है। ये नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, बिकॉज यहां पे कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होती है। आपके पापा ने कमाई की, सर्विसेज प्रोवाइड की और उन्होंने अर्निंग की, यानी इन्होंने कोई वैल्यू एडिशन की इकोनॉमी के अंदर, फिर उन्होंने सिर्फ आपको 50 रुपए दी। तो इन 50 रुपए से जो आपके पास है कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, तो ये ट्रांसफर अर्निंग है। इसको हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं।
इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, जितनी भी इनकम जनरेट होती है इलीगल एक्टिविटीज से, ये भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। जितना भी ब्लैक मनी है, तभी सारे पॉलिटिशियन कहते हैं कि हम ब्लैक मनी को खत्म करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड ही नहीं होता है। इट इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज नो एस्टिमेट्स आर अवेलेबल ऑफ सच इनकम्स। फिर इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन, लॉटरीज वगैरह से जो भी इनकम होती है वो भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। क्यों? वहां पे भी कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है ना, इस वजह से नहीं इंक्लूड होती है। फिर है कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। अब आपने क्या किया, आपने कुछ चीजें बनाई, वो आप बेच रहे हो, वहां से इनकम जनरेट हो रही है। फिर यहां पे एक चीज आपने खुद अपने घर के लिए रखी एंड इसको आपने नहीं बेचा। अब ये जो चीज है इसकी भी वैल्यू नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगी, बिकॉज इसको अगर आप बेचते तो वहां से इनकम जनरेट होती, इसलिए इसकी भी कोई मार्केट वैल्यू है एंड ये भी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगी। इनकम इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन्स इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज फैक्टर इनकम, इसलिए कैपिटल गेन से जो भी इनकम अर्न हम करेंगे वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। अब कैपिटल गेन का क्या मतलब है? अर्निंग मनी बाय सेलिंग एन ओल्ड एसेट एट अ हायर प्राइस देन यू बॉट इट। क्या आप इसको परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड के अंदर इंक्लूड कर सकते हो? बिल्कुल। आपके पास कोई भी एसेट है, जब आपने वो खरीदा, ठीक है, आपने 5 लाख की एक गाड़ी खरीदी, आपने 6 लाख की बेच दी। हमारे माइंड में एक ही चीज है, जब भी हम सेकंड हैंड गुड्स को बाय करते हैं या सेल करते हैं तो जितने की हमने खरीदी उससे कम हम बेचते हैं। फिर जब हम बच्चों को कहते हैं कि ये नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं, वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई ठीक है, हमने 5 लाख की तो ऑलरेडी खरीदी है, वो ऑलरेडी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड हो चुका है। मसला तब होता है जब 5 लाख की चीज यानी सेकंड हैंड गुड 6 लाख की हम बेचेंगे। फिर बच्चे सोचते हैं यार ये जो 1 लाख कैपिटल गेन हुआ है क्या इसको हम इंक्लूड करेंगे? नहीं, इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। चाहे आप सेकंड हैंड गुड को महंगा बेचो सस्ता बेचो, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। उस वजह से क्योंकि वहां पे भी वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है, वही गाड़ी है, वो जब बनी थी तब वो ऑलरेडी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड हो गई थी। फिर आपने इसको महंगा बेचा तो यहां पे कोई भी ना तो आपने कोई सर्विस प्रोवाइड की ना तो कोई वैल्यू एडिशन हुई। फिर है कमीशन पेड। कमीशन जब भी हम बात करेंगे तब वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। आपने गाड़ी बेची किसी एजेंट के थ्रू, इस एजेंट ने सर्विसेज प्रोवाइड की, अगर इसने 1,000 रुपए कमीशन या 10,000 रुपए जो भी कमीशन इसने रखा तो वो कमीशन इंक्लूड होगी। फिर इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, जितना भी आप सेल एंड परचेज करोगे फाइनेंशियल एसेट्स का, जैसे शेयर्स हो गया, बाउंड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, इन सब को हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे भी कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 100 शेयर्स हैं किसी कंपनी के, मैंने क्या किया, आप में से कोई स्टूडेंट है, इसको मैंने 30 शेयर बेच दिए, यानी पहले मैं ऑनर था 100 शेयर्स का, अब मेरे पास सिर्फ 70 शेयर्स है, मैं इन्हीं का ऑनर हूं और आप हो 30 शेयर्स के ऑनर। कंपनी के अंदर कोई भी फायदा नहीं हुआ, सिर्फ यहां पे जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर हो गई, मेरे पास 70 और अपनी जो मेरे पास ऑनरशिप थी 30 शेयर्स की वो मैंने आपको दे दी, बस इतना हुआ। बाकी कोई प्रोडक्शन, कंपनी को कोई भी फायदा नहीं हुआ, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप यहां पे हुआ। इसलिए चाहे आप शेयर्स को बेचो, बॉन्ड्स डिबेंचर इनको बेचो या खरीदो, वो भी उसके ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन होगी नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। फिर ब्रोकरेज, अब आप सेल एंड परचेज करते हो शेयर्स की बात अगर हम करेंगे, आपने किसी ऐप के थ्रू
जो ब्रोकर ऐप है उसके थ्रू आपने शेयर्स को खरीदा। अब ये ऐप जो आपको कमीशन चार्ज करेगी, चाहे कमीशन सेकंड हैंड गुड पे हो, चाहे फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर कमीशन हो, तो वो नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होगी। क्यों? क्योंकि वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसके थ्रू आप कंपनी के शेयर्स को खरीद रहे हो और बेच रहे हो। ठीक हो गया? फिर हमारे पास है इम्प्यूटेड रेंट ऑन ओनर ऑक्युपाइड हाउस। इसको हमने वैल्यू एडेड मेथड में भी पढ़ा था, यहां से भी हम फिर पढ़ेंगे। जैसे आपके पास घर है, आप अपने घर में रह रहे हो, यहां पे आप कोई भी रेंट पे नहीं करते हो, लेकिन आपको वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं अगर यहां पे कोई किराएदार होता उसको जो मिलती थी। अब जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पे एक इमेजिनरी रेंट यानी इम्प्यूटेड रेंट मान के चलो, फिर उसको इन्होंने नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया। उन्होंने ये माना कि अगर आपको ये घर अपना नहीं होता, आप किसी और के घर में रहते, वहां पे आप रेंट पे करते, इसलिए आप अपने घर में रह रहे हो, लेकिन इसका भी हम कुछ रेंट रखेंगे, इसको हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जरा मुझे ये बताओ, ये सभी के सभी किसके कंपोनेंट हैं? ये कंपोनेंट है कॉर्पोरेट प्रॉफिट, या सिंपली मैंने बोला था आपको प्रॉफिट। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, एक बार अगर हमने प्रॉफिट इंक्लूड कर लिया, फिर इन तीनों को सेपरेटली इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट है प्रॉफिट के। अगर आपके पास प्रॉफिट गिवन नहीं होगा, एक एक चीज आपके पास गिवन होगी, फिर आप इन तीनों चीजों को ले सकते हो। लेकिन अगर ये मान के चलो ये पेरेंट है, अगर पेरेंट को आपने इंक्लूड किया तो बच्चों को फिर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स, बताओ भाई, इनकम टैक्स आप कहां से देते हो? अपनी वेजेस एंड सैलरीज से देते हो। वो किसका पार्ट है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का। तो एक बार अगर मैंने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को इंक्लूड कर लिया, फिर आपको इनकम टैक्स सेपरेटली ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड या सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, एक बार अगर मैंने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को प्लस किया, अगर आपके पास क्वेश्चन में इनकी वैल्यूज भी गिवन होगी, फिर भी आपने उनको ऐड नहीं करना है, क्योंकि एक बार तो हो गया ना कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में, तो ये सारी चीजें आ जाती है। हमने मेथड भी पढ़ा, प्रिकॉशंस भी पढ़ा, अब हम मेथड को अप्लाई करना सीखेंगे। तो ये हमारे पास है एग्जांपल। हमारे पास क्वेश्चन है जहां पे हमें फाइंड करना है नेट डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, नेट नेशनल इनकम एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहां पे हमारे पास डेटा गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, सब्सिडीज हैं, डेप्रिसिएशन है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ऑपरेटिंग सरप्लस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। यहां से हमें सिर्फ वही चीजें उठानी है जो हमें जरूरत है। ऐसा नहीं कि जितनी चीजें गिवन होंगी उन सब को आपने इस्तेमाल करना है। पहला पार्ट हमारे पास है, हमें फाइंड करना है नेट डोमेस्टिक इनकम। अगर आपको ये थोड़ा सा एक्वर्ड लग रहा है, इसको आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी पढ़ सकते हैं। एनडीपी आपको फाइंड करना है। आप मुझे बताओ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपके पास क्या क्या आता है? यहां पे जो भी आइटम्स आपके पास गिवन है, ये हमें बताती है यहां पे इनकम मेथड अप्लाई होगा। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमारे पास आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमारे पास गिवन है, इसको हमने प्लस किया। फिर आता है इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग सरप्लस, ये हमारे पास गिवन है। तीसरा हमारे पास आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो ये भी गिवन है। इन तीनों को हमने प्लस किया, तो हमारे पास एनडीआई यानी नेट डोमेस्टिक इनकम को हो या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हो, ये हमारे पास यहां पे आ गया। अच्छा, फिर मसला क्या है? हमें निकालना है बी पार्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब एनडीपी से आपको जाना है ग्रॉस डोमेस्टिक, सॉरी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी डी भी सेम है,
सिर्फ आपको जी के अंदर चेंज करना है। एन को जी बनाने के लिए प्लस हम करते हैं डेप्रिसिएशन। तो जब आप प्लस डेप्रिसिएशन करोगे तो डेप्रिसिएशन यहां पे 1700 है, ये हमारे पास आ गया जीडीआई या जीडीपी। अब हमारे पास है तीसरा। तीसरा आपको फाइंड करना है एनएनआई, नेट नेशनल इनकम या नेट नेशनल प्रोडक्ट। अभी हमने फाइंड किया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिर्फ हमें डी को कन्वर्ट करना है एन में। इसके लिए हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। अब आपने थोड़ा सा यहां पे सोचना है, यार ये माइनस क्यों है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस क्यों है? अब देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में दो कंपोनेंट्स है। एक है फैक्टरल इनकम अर्न्ड बाय आवर रेजिडेंट इन द अब्रॉड, यानी हमारे लोग जो फैक्टरल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वहां से जो पैसे कमा के लाते हैं। फिर इसमें माइनस हो जाता है बाहर वाले लोग जो इंडिया के अंदर फैक्टरल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम उनको पेमेंट करेंगे तो उनको हम माइनस करते हैं। हमारे लोगों की जो इनकम है इसको हम करते हैं प्लस, बाहर वाले लोगों की जो इनकम है इसको हम करते हैं माइनस। अब यहां पे जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस तब होगी, नेगेटिव तब होगी जब यहां से बाहर लोग कमा के ज्यादा ले लेंगे। यानी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोग इंडिया के अंदर आए थे, उन्होंने ज्यादा कमाई की, यहां से चले गए, और हमारे लोग जो बाहर थे उन्होंने कम कमाया। तो उस केस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसको हमने यहां पे रखा, हमारे पास आ गया नेट नेशनल इनकम। फिर हमने लिखना है डी पार्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमने पढ़ा जब हम इनकम मेथड अप्लाई करते हैं हमारे पास आता है एनडीपी, और वो आता है फैक्टर कॉस्ट पे, क्योंकि यहां पे हमने फैक्टरल इनकम ली है ना। अब इस फैक्टर कॉस्ट को हमने मार्केट प्राइस बनाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो हमारे पास ऑलरेडी नेट नेशनल प्रोडक्ट था, तो इसको जब हमने किया प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया सब्सिडीज, प्लस इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडीज, तो हमारे पास आया एन एन पी एट मार्केट प्राइस। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। मुझे नहीं लगता है आपको यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी डाउट है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा हो जाता है खत्म। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, आपने मुझे कमेंट करके बताना है, और इस लेक्चर को आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बार शेयर जरूर करना है।